अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मर्तबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ मुग़ीरा काशिफ़ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ समरा चौधरी की नावल मोहब्बत अभी बाकी है कि एपिसोड 11। एपिसोड शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। शाह विला से वापसी पर उसे लगा था जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड से वापस आई हो। वहाँ सब कुछ वैसा ही तो था जैसा हमेशा ख्वाब में देखा करती थी। एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड जहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत और ढेर सारे खूबसूरत रिश्ते हों जो एक दूसरे पर जान निछावर करते हों, एक दूसरे की छोटी से छोटी खुशी और ख्वाहिश का भी एहतराम किया जाता हो। सब बिल्कुल वैसा ही था। कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ऐसे रिश्ते मिलते हैं। वो इस वक्त बेध्यानी में इन्हीं लोगों को सोचे जा रही थी। अर्शी, मामा की आवाज़ पर वो चौंकी थी। कहाँ गुम हो? चाय का कप लिए उसके साथ आकर बैठी थी। कुछ नहीं मामा, मैं सोच रही हूँ एमएस में एडमिशन ले लूँ। घर में बैठी बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी सब प्रोफेसर ने मुझे कहा था मैं आगे अपनी स्टडीज़ जारी रखूँ। गैप दिया तो डल हो जाता है बंदा। उसने जैसे मशवरा चाहा था मामा से। हाँ तो ठीक है ना, अपने बाबा से बात कर लो और उनसे भी मशवरा ले लो। उन्होंने चाय का सिप लेते हुए उसे मशवरा दिया था। आज बाबा आए तो बोलती हूँ। वो पास पड़ा मैगजीन उठाकर वर्क गर्दानी करते हुए बोली थी। वैसे अर्शी, मुझे शाहविला के लोग बहुत अच्छे लगे हैं। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसे ही ख़ानदान चाहती थी। कितना अच्छा हो तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही ख़ानदान में हो जाए। मैंने जो दुख और तकलीफ़ें देखी हैं वो तुम्हें कभी ना मिले। तुम अपने घर में खुश रहोगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी और मेरे सारे दुख कम हो जाएं बस। वो जैसे खोई खोई सी बोली थी। मामा क्या हो गया है? छोड़ें, मुझे नहीं करनी कोई शादी। अगर मेरे नसीब में कुछ अच्छा होगा तो मिल जाएगा। आप परेशान ना हुआ करें। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में दुख तर आया था। हाँ, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। किस्मत के फैसले तो अल्लाह करता है। हम इंसान कौन होते हैं अपनी किस्मत को बुरा भला कहने वाले। बस वही बेहतर करे सब। वो ठंडी आह भरते हुए बोली थी। अर्शिया तंजिया मुस्कुराहट के साथ मैगजीन की वर्क गर्दानी करती जा रही थी। उसे देखते हुए वो दिल ही दिल में दुआ गो हुई थी। ए अल्लाह, तुझसे कुछ भी बईद नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तू मेरी बच्ची की नसीब भी खोल दे। वो वे बेख्तियार दुआ किए जा रही थी और दिल से की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बल्कि दुआ तो कभी रद्द होती ही नहीं। हाँ, सिर्फ ये होता है कि इंसान जब कभी कुछ ऐसा मांग ले जो उसके लिए अच्छा नहीं या उसमें बेहतरी नहीं, तो उस दुआ के बदले उसका अजर उसके लिए मुख्तस कर दिया जाता है। इंसान इस बात से बेखबर ये समझता रहता है शायद उसकी दुआएं कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं कर पा रही हैं, जबकि अल्लाह जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बद, और कब उसे क्या अता करना है और क्या छीन लेना है। ये सब अल्लाह के राज हैं जिनके बारे में वही बेहतर जानता है। लेकिन इंसान बहुत जल्दबाज वाक़या हुआ है। वो चाहता है वो जब जब जो मांगे उसे अता कर दिया जाए, फिर चाहे वो उसके लिए बेहतर हो या ना हो। और यही वो गलती कर जाता है। फिर जब उसकी की गई दुआ पूरी होती नज़र नहीं आती तो वो बदगुमान होने लगता है, अल्लाह से शिकवे शिकायतें करता है, अपने गिर्द मायूसी और नाउमीदी की दीवारें खड़ी करने लगता है। और फिर एक वक्त आता है जब अल्लाह उसे ऐसे मकाम पर ले आता है जहाँ उसकी आंखों की पट्टियाँ एक एक करके उतरने लगती हैं। और फिर उसे समझ आती है कि उसकी की गई दुआएं पूरी क्यों ना हुई थी, क्यों उसे उसकी मनपसंद चीज़ से महरूम किया गया था, क्यों उससे वो छीना गया था जो वो दिन रात दुआओं में मांगा करता था। वो सब तो सिर्फ एक शराब था जिसके पीछे वो भाग रहा था, सिर्फ शर था। और अल्लाह कितना प्यार करता है बंदे से कि वो अपने बंदों को मांगने पर भी वो नहीं देता जो उसके हक में बेहतर नहीं। वरना रब की ज़ात तो ऐसी ज़ात है जो मांगने वाले को खाली हरगिज़ नहीं लौटाता। हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है और जो जो जैसे जैसे लिख दिया गया है वो उसी वक्त मुकर्ररा पर वाक़या होता है। बस ज़रूरत होती है सिर्फ थोड़े से सब्र और तहम्मुल की। अर्शिया का नसीब भी लिख दिया गया था और कौन जाने कितना अच्छा लिख दिया गया था। इंसान बेखबर है उससे जो उसके लिए लिखा गया है, और अगर जान ले कि क्या लिखा गया है तो वो सारी उम्र सजदों से उठ ना सके। बीजान निशा की नमाज़ पर अभी जाए नमाज़ पर ही मौजूद थी और तस्वीर पढ़ रही थी। अनुषा और अबीहा नमाज के बाद मामूल के मुताबिक उनके गिर्द गिर्द दुआएं समेटने के लिए मौजूद थी। वजह भी अभी अभी आकर सोफे पर दराज हुआ था। डिनर वो लोग कर चुके थे और बीजान की आदत थी खाने के बाद चाय पिए बगैर उन्हें सुकून नहीं आता था। सो इनाया उनके साथ साथ सबके लिए चाय ले आई थी। वजी तो पहले ही चाय का दीवाना था और अभी भी चाय देखकर जैसे खिल उठा था। अरे वाह मेरी प्यारी बहन, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। कसम से बड़ी तलब हो रही थी चाय की। वो जल्दी से कप पकड़ता हो बुजुर्गों की तरह उसे दुआएं देने लगा था। अनाया उसके अंदाज पर हंसी थी और फिर सबको सर्व करने के बाद अपना कप उठाते हुए ट्रे साइड पर रखा था और वजी के साथ ही सोफे पर बैठी थी। बीजा ने तस्बीह ख़त्म करते हुए इन सब पे फूंका था और फिर चाय का कप उठाया था और फिर जैसे कुछ याद आने पर बोली थी, ये जो आज एक बच्ची आई थी बालाज की सालगिरह में, ये तुम लोगों की दोस्त है क्या? पहले कभी देखा नहीं। कौन सी बच्ची बीजान? कहीं अर्शिया की बात तो नहीं कर रही हैं आप? अनुषा ने पॉपकॉर्न्स मुंह में डालते हुए कहा था। जवाब दिया था। बीजान सोचते हुए बोली थी, अरे बीजान आप कैसे देखती, पहले वो पहले कभी आई ही नहीं। उस दिन पार्क में मुलाकात हुई थी हमारी। बालाज जो गुम हुआ था वहाँ, तो अर्शिया ने उसे हम तक पहुँचाने में मदद की थी। बस वहीं से जान पहचान हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। अनुषा मज़े से बोली थी।
हाँ, बहुत भली लगी मुझे वो बच्ची, मासूम और सादा सी। आजकल की लड़कियों की तरह तेज़ तर्रारी भी नहीं थी उसमें। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बीजान से तसव्वुर में उसे देखते हुए बोल रही थी। हाँ बीजान, इसमें तो कोई शक नहीं, अर्शिया वाकई बहुत मासूम और भोली सी है। मुझे भी पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। अब की बार इनाया बोली थी। अरे हाँ वजी, याद आया, तुम शायद पहले से उसे जानते थे ना, तुम कुछ कह रहे थे। इनाया जैसे याद आने पर बोली थी। यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार देखा है और काफ़ी दफ़ा टक्कर भी हुई मोहतरमा से। वो अपने सेल पे टाइपिंग करता हुआ मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। हाँ, आपका और काम ही क्या लड़कियों से टक्कर मारने और उन पर लाइन्स मारने के अलावा। अबीहा जले भुले अंदाज में बोली थी। वजी ने एक अबरू उठाते हुए मायने खेज अंदाज में उसे देखा था। हाँ तो तुम क्यों इतना जल रही हो? अब मैं हूँ इतना प्यारा कि लड़कियाँ खुद ब खुद ही खिंची चली आती हैं। वो उसे मज़ीद जलाता हुआ बोला था। अब इतने भी कोई हीरो नहीं हो जो लड़कियाँ खिंची चली आएंगी। वो भी जैसे मुकाबले पे उतरी थी। अरे भाई, तुम दोनों क्या हर वक्त लड़ने बैठ जाते हो? हम अर्शिया की बात कर रहे थे। और वो हरगिज़ ऐसी नहीं लगती मुझे कि लड़कों से जानबूझकर टकरे मारती फिरे। इनाया खफगी से बोली थी। हाँ तो मैंने कब कहा कि जानबूझ के मारी थी? हाँ बस मोहतरमा की नज़र ज़रा कमज़ोर लगती है, जो उसे मुझ जैसे 6 फुट के बंदे में नज़र नहीं आते। वो शरारत से बोला था। वजी तुम भी ना। इनाया ने उसे टपटने वाले अंदाज में कहा था। वजी मुस्कुराता हुआ फिर से फ़ोन की जाने मुतवज्जा हुआ था। बीजान भी उनकी बातों पर मुस्कुराती हुई उठने लगी थी। दूर अफ्ताब कहीं किसी पंछी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरा था। अंधेरे छटते जा रहे थे। उजालों ने अपनी जगमगाती रोशनियां बिखेरनी शुरू कर दी थीं। गर्मियां अख्ताम की तरफ बढ़ रही थीं। अब सुबह की हवा काफ़ी ठंडी मालूम होती थी। अर्शिया नमाज के बाद लॉन में चहलकदमी करने लगी थी। सुबह की नर्म और हल्की ठंड में सब्ज घास पर चलना हमेशा से उसे अच्छा लगता था। लेकिन चाहते हुए भी वो इस माँ को मामूल न बना सकी थी। और वजह थी उसकी नींद। कभी कभार नींद का खुमार हल्का पड़ता तो नमाज के बाद लॉन में आ जाती थी। और परिंदों की चहक और सरसब्ज पौधों का रक्स देखकर वो मबहूत सी हो जाती थी। इस वक्त खुदा की इस खूबसूरत बनावट पर उसे बेहद प्यार आता था। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कितनी परफेक्ट होती है। हम चाहें भी तो कहीं कोई कमी या नुक्स ना निकाल सकें। हर चीज़ की बनावट, फिर उसमें भरे खूबसूरत रंग, उफ कितना परफेक्ट लगता था सब। हाँ उसमें निशानियाँ ही तो हैं अक्ल वालों के लिए, बशर्ते कि कोई गौर व फिक्र करे। वो उस वक्त पूरी तरह अल्लाह की कुदरत पर गौर करने में मसरूफ़ थी जब मामा की आवाज़ ने उसे ख़याली दुनिया से बाहर लाया था। अच्छी आ जाओ, नाश्ता तैयार है, देर हो जाएगी यूनिवर्सिटी से। उसने एमएस में एडमिशन ले लिया था। हमेशा की तरह बाबा ने इस बात पे कोई एतराज़ नहीं दिखाया था। वो चाहे कुछ जाने या ना जाने, पर इतना ज़रूर जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ने में खैर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और यही वजह थी कि उन्होंने कभी इस बात से कोई रुकावट नहीं की थी। अर्शिया का सेमेस्टर शुरू हो चुका था और वो एक नए अज़्म के साथ अब फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हुई थी। वक्त जैसे पड़ लगाकर उड़ता जा रहा था। न जाने आने वाला वक्त अपने साथ क्या कुछ लाने वाला था। शहराम के आने में कुछ ही दिन बचे थे। घर में खूब अफरा तफरी मच चुकी थी। वो पूरे 3 साल बाद वापस आ रहा था और यही वजह थी कि सब लोग ही बेचैनी से उसकी आमद के दिन गिन रहे थे। अगरचे इससे उससे वक्तन फ़वक्तन स्काइप पे सबकी बात हो जाया करती थी, लेकिन जो बात मुलाकात में होती है उसका नेमुल बदल तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। इनाया की हालत अलबत्ता कुछ मुख्तलिफ थी। उसके दिल की धड़कनें तो अलग ही लय पे शोर मचाना शुरू किया था। वो खुद भी अपनी इस हालत से कुछ घबरा सी गई थी। उसे इतने अरसे बाद सामने देखना और फिर उसके जज्बे लुटाती निगाहों का सामना करना, उफ। एक तरफ उस शख्स की आमद की खुशी थी तो दूसरी तरफ उस रिश्ते की नौयत के हवाले से घबराहट। ये सब उसको अजीब सी कैफियत से दो चार कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ अनूशा और अबीहा मैडम के तो अलग ही हालात थे। शहरी भैया का इस्तकबाल कैसे करना है, क्या सरप्राइज़ देने हैं, कैसे मैनेज करना है, सब काम उनके नाजुक कंधों पर आ गए थे। आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजर्स जो ठहरी। और फिर वो दिन भी आ गया था जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। शहराम ने रात 8 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचना था। जब्बार भैया और वजी उन्हें रिसीव करने जाने लगे थे जब अनूशा और अबीहा ने भी साथ जाने की ज़िद की थी। यार तुम लोगों का क्या वहाँ शहरी भैया कहीं भाग तो नहीं रहे हैं? यहाँ यहीं आना है उन्हें। आराम से बैठ जाओ घर में, हम जा रहे हैं ना लेने। वजी ने उन्हें डांटते हुए कहा था, जिस पर वो दोनों मुंह बनाने लगी थी। बी जान प्लीज़ आप कहें ना इन्हें हमें ले जाएं। शहरी भैया इतने अरसे बाद आ रहे हैं और वो कितना खुश होंगे हमें देखकर। प्लीज़ प्लीज़ बी जान बोले ना। अनुषा और अबीहा मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी और बी जान को मानते ही बनी थी। वजी बेटा ले जाओ, बच्चे इतना इसरार कर रही हैं। भाई इतने अरसे बाद आ रहा है, सो अरमान होते हैं बहनों के, ले जाओ बेटा। और वजी को उस वक्त उन दो चुड़ैलों पर खूब गुस्सा आया था। बीजान आपने इनको बहुत सर चढ़ा रखा है, अब हर जगह इनका जाना ज़रूरी है क्या? वो तनक्कल बोला था। वजी यार जाने भी दे, अब क्यों जिद कर रहा है? जवार भैया भी इन दोनों के हक में बोले थे और वजी मुंह बनाता हुआ उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ था। उन दोनों के चेहरे एकदम से खिल उठे थे। वो जल्दी तैयार होती हुई गाड़ी में बैठी थी। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचकर काफ़ी देर तक इंतजार कर रहे थे और फिर वो नज़र आ गया था। अनूशा और अबीहा ने उसे देखते ही दूर से हाथ हिलाए थे और खुशी से चिल्ला उठी थी। वो खुश दिली से उनकी वेविंग का रिस्पॉन्स देने लगा था। ब्लैक सूट में कोट कंधे पर डाले अपना हैंड कैरी घसीटता हुआ वो अब उनकी तरफ आने लगा था।
करीब पहुंचते ही वजी ने उससे मिलते हुए हैरानगी की भरपूर एक्टिंग करते हुए इधर उधर देखा था। अरे ये क्या बैरिस्टर साहब, साथ कोई गोरी वोरी नहीं लेकर आए क्या? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था। सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, वजी ने मसनूई खफगी से कहा था। नतीजतन शहराम का जानदार कहका बुलंद हुआ था। यार तू नहीं सुधरेगा, वो उसे मुक्का रसीद करता हुआ बोला था। जवार भैया और वजी से पीठ ठोंक के मिलने के बाद वो अनुषा और अबिहा की तरफ मुतवज्जा हुआ था। वो जो बेताबी से उसके मुतवज्जा होने का इंतजार कर रही थी, पूरी बेताबी से उसके गले लगी थी। अरे कैसी हो मेरी प्यारी चुड़ैलो, काफी बड़ी हो गई हो दोनों। वो उन दोनों को दाएं बाएं हल्के में लिए हुए खुशदिली से पूछने लगा था। भैया आप क्या छोटी ही रहती हमेशा, और आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। हाय इनाया, आप ही तो फिदा ही हो जाएंगी, अबिहा शरारत से कहने लगी थी, जिस पर वो हमेशा की तरह खुल के मुस्कुराया था। हाँ भाई, अमेरिका की खूबसूरत हवाओं, पुरसोस फिजाओं का असर है सब। जव्वार भैया भी शरारत से बोले थे। शहराम उनकी बातें इंजॉय करता हुआ हंसने लगा था। और भैया आपको पता है कितने पापड़ बेलने पड़े हमें यहाँ आने के लिए? तो अब्बा वजी भैया का तो बस नहीं चला, हमें अंदर कैद ही करके रख दें। अनुषा ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए शिकायती अंदाज में बताया था। शहराम उसकी मासूम शिकायत पर खुल के हंसा था। अरे वजी के बच्चे, क्यों मेरी फहरिस्त को तंग करते हो तुम? हाँ खबरदार जो उन्हें कुछ कहा। वो वजी को डपटने वाले अंदाज में बोला था। अरे बस भी करें भैया, अब ऐसी चुड़ैलों को परियां कहकर बेचारी परियों की बेइज्जती ना करें, वजी ने मुंह बनाया था। अरे यार तुम्हें क्या पता, इन दोनों में तो जान है मेरी। वो जो उन्हें दाएं बाएं हल्के में लिए चल रहा था, बारी बारी उनके सर चूमता हुआ बोला था। बदले में उन दोनों ने फखरी अंदाज में वजी की तरफ मुड़ते हुए मुंह चढ़ाया था। वो लोग बातें करते हुए गाड़ी तक पहुंचे थे। जिस वक्त घर पहुंचे थे रात के 10 बज चुके थे। घर में सभी मुंतजिर थे और उनके पहुंचते ही भाग दौड़ मच चुकी थी। शहराम सब बड़ों से मिलता हुआ ढेर सारी दुआएं समेटता हुआ अंदर आया था। अपने सब प्यारों को अरसे बाद सामने देखकर उसकी आंखें एकदम भीगने लगी थी। कमाल साहब और जमाल साहब ने खूब पीठ ठोंक कर उसे हौसला दिया था और बेहद खुशी का इजहार किया था। बीजान ने उसे काफ़ी देर गले से लगा कर रखा था और खुशी से रोते हुए उसे खूब चूमने लगी थी। स्वालिहा बेगम और नफीसा बेगम का भी कुछ यही हाल था। उनके बाद आलियान की बारी आई थी। क्यों भाई, सुना था बड़ा रोगी हुआ फिर रहा है बच्चा? शहराम ने उसे गले लगाते ही शरारती अंदाज में सरगोशी की थी। कुछ भी। आलियान ने उसके बाजू पे मुक्का रसीद करते हुए कदरे खफगी से कहा था। शहराम अपना बाजू मसलता हुआ हंसा था। सबसे मिलने के बाद उसने बेताबी से इधर उधर देखा था। नजरें किसी को बड़ी बेताबी से ढूंढ रही थी। वो जिसे देखने के लिए उसने अरसा इंतजार किया था। ढेर सारे ख्वाब देखे थे, अब बेचैनी से नजरें उठाई थी। वो वहीं साइड पे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन सब बड़ों की मौजूदगी में वो करीब नहीं आई थी। उसे देखते ही शहराम की आंखों में खूबसूरत जज्बे उभरे थे। प्यासी निगाहों को जैसे करार सा आया था। वो ज़्यादा देर उसकी तरफ नहीं देख पाई थी और नज़रें चुराती हुई इधर उधर देखने लगी थी। वो मुस्कुराता हुआ फिर से बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ था। उसकी आओ भुगत के लिए सभी इधर उधर भाग रहे थे। अनूशा और अबीहा ने जो अनाया के साथ मिलकर ढेर सारी अशिया तैयार की थी, अब बारी बारी उसके सामने पेश करने में मसरूफ़ थीं और ज़बरदस्ती उसे खिलाने में मसरूफ़ थीं। अरे लड़कियों, क्या कर रही हो? आज ही सब खिला खिला के मारना है मुझे क्या? शहराम ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़े थे। क्या भैया, इतने प्यार से सब बनाया था ना, और आप हैं कि नखरे किए जा रहे हैं? अनूशा अबीहा जो उसके इर्द गिर्द बैठी ज़बरदस्ती सबसे खाने में मसरूफ़ थी, मुंह बनाती बोली थी। सभी उनके प्यार के इस अंदाज पर हंसे जा रहे थे। अरे चुड़ैलो, माफ़ भी कर दो उन्हें, अब वो बेचारे अगर भूल के वापस आ ही गए हैं तो क्या वापस भगाना है? वजी उन्हें चिढ़ाते हुआ बोला था। अब इतनी मेहनत की है तो क्या खिलाएं भी नहीं? अनुषा ने भी मुंह बनाया था। अरे यार, वो कहीं भागे तो नहीं जा रहे, यही हैं, अब आराम से खिलाती रहना। और वैसे तो तुम दोनों से ढंग का कोई काम होता नहीं, आज कुछ बना लिया तो क्या जान ही लोगी सबकी? वजी उन पे जुमले कसने से बाज नहीं आया था और शहराम इन दोनों से छूटते ही बड़ों की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। वो इस वक्त टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने में मसरूफ़ थी जब साद नशे में धुत घर वापस आया था और आते ही अपना लड़खड़ाता वजूद लिए सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरा था। उसने एक नागवार नज़र साथ पे डाली थी और फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जे हुई थी। ये तो अब रोज़ का मामूल बन चुका था। वो यूं ही सारा सारा दिन घर से बाहर रहता और जब वापस आता तो नशे की हालत में उसे कोई खबर ना होती थी कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। वो अभी अब आदी सी हो गई थी ऐसे रवैये की। सब साद अब आंखें मूंदे लड़खड़ाती आवाज़ में उसे पुकारने लगा था। क्या है? क्यों शोर मचा रहे हो? यहीं हूँ, कहीं नहीं भागी मैं। वो जले भुने अंदाज में बोली थी। तुम तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी एक आवाज़ पर हाजिर हो जाया करो, फिर भी जानबूझकर अनजान बनी रहती हो आवारा औरत। वो नशे में धुत लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोल रहा था। ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो नशे में धुत वापस आते हो, ऊपर से कामकाज भी कोई नहीं। कितनी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हें तो ना कोई एहसास है ना परवाह। वो चिढ़ती हुई बोली थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, समझी? मेरे सामने ज़बान संभाल कर बात किया करो, वरना वो हाल करूँगा कि याद रखोगी। वो उसकी तरफ उंगली उठाता हुआ दुरुस्त लहजे में बोला था। हाँ कर दो जो करना है। किस्मत तो मेरी वैसे ही फूट गई तुमसे शादी करके। अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ? दिमाग ख़राब हो गया तो मेरा, जो तुम जैसे घटिया शख्स के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई।
मुझे क्या पता था मैं कितना बड़ा नुकसान करने वाली हूँ अपना। वो अपना सर थामे अब रो देने वाले अंदाज में बोली थी। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और तुम अपनी मर्जी से आई थी, खुद ही मेरे पीछे पड़ गई थी। तुम्हारी नहूसत से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, ना जॉब रही ना कारोबार। वो अब मेज़ को ठोकर मारते हुए बोला था। क्या कहा तुमने? मैं पीछे पड़ी थी तुम्हारे? और वो जो तुम प्यार की झूठी कस्में खाते थे, मेरे आगे पीछे फिरते थे, वो सब क्या था? हाँ, उस वक्त तो मुझे ढेर सारे सब्ज़ बाग दिखाए थे, अब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो शदीद कर्ब के आलम में बोली थी। वो ज़ोर से हंसा था। तो किसने कहा था मेरी बातों पर यकीन कर लो? ये तो सभी लड़के कहते हैं, हर दूसरी लड़की को कहते हैं। तुम खुद सब छोड़ छाड़ कर आ गई। अब ये टसफे बहाना बंद और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, सख्त भूख लग रही है मुझे। वो फिर से सोफे पे दराज हुआ था। वो गुस्से से सर पटकती वहां से उठी थी। दिल तो कर रहा था खाने में जहर मिलाकर दे दे। ऐसे शख्स का गुजारा करने से बेहतर था या तो खुद मर जाती या उसे मार देती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी थी। वो अब जैसा भी उसका शौहर था और उसके सिवा बस दुनिया में कोई नहीं था उसका जिसके आसरे पर जिंदगी गुजारती। ये शादी उसने अपनी मर्जी ही से की थी और शादी के बाद कुछ अरसा तो सब कुछ काफ़ी पुरकशिश लगता था। अपनी मोहब्बत पा लेने का सुरूर, अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ ज़िंदगी गुजारने के ढेर सारे ख्वाब, सब कुछ बहुत अनोखा और चार्मिंग लगा था। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद आंखों की पट्टियां जैसे एक एक करके उतरती चली गई। वो लड़का साथ जिसके लिए उसने अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने खूबसूरत रिश्ते, ऐशो आराम सब छोड़ दिया, वही उसके लिए अजाब बन गया था। शादी के कुछ अरसे बाद उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे। शराब व शबाब की महफिलें, आवारा गर्दी, अलगर्ज, हर वो बुरी लत जो किसी भी शरीफ इंसान के लिए बायस शर्मिंदगी हो सकती थी, वो सब साथ की खसलत में शामिल थी। अगरचे वो ये सब शादी से पहले भी करता रहता था, लेकिन उसके सामने कभी ज़्यादा जाहिर नहीं करता था कि वो किस किस्म का इंसान है। उसके आगे पीछे फिरना, प्यार के सच्चे झूठे वादे, वो सब जो किसी भी लड़की को बहकाने का सबब बन सकता था, उसने किया था। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी और अमीर चिड़िया उसके शिकंजे में आ गई थी। लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी और वो जो बहुत सारे ख्वाब लिए बैठा था, उसके माल और जायदाद के हवाले से वो सब चौपट हो गया था। उसने मारे बंदे शादी तो कर ली, लेकिन ज़्यादा देर अपना मकरूह चेहरा उसे छुपा ना पाया था और कुछ ही अरसे में उसे आसमान से ज़मीन पर ले आया था। और वो जो उसके हवाले से ढेरों ख्वाब लिए सब छोड़ आई थी, ये एकदम जैसे किसी पाताल में गिर गई थी। हैरत, बेयकीनी और पछतावों के नागों ने डसना शुरू किया था। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अपना नसीब उसने अपने हाथों से बर्बाद किया था, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। अब कोई नहीं था जो उसकी फरियाद सुनता या उसकी मदद कर सकता। उसने भी थक हार के हालात से समझौता कर लिया था। वो गालियां और ताने सुनने की आदी हो चुकी थी। उसे शराब के नशे में धुत देखकर सिवाय जलने कुढ़ने के कुछ न कर सकती थी। सब कुछ उसका अपना किया धरा था, तो भुगतना भी उसे ही था। आह, क्या कोई तुमसे बढ़ के भी बदनसीब होगा इस दुनिया में शहज़ीन बीबी, जिसने अपना सब कुछ लुटा के बदले में कुछ हासिल किया तो सिर्फ खसारा। वो ठंडी आह भरते हुए अब उसके लिए खाना निकालने लगी थी। बीजान, हम सोच रहे हैं शहराम भैया के आने की खुशी में कोई गैदरिंग रखनी चाहिए। भैया की सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और उनके आने की खुशी में थोड़ी सेलिब्रेशन भी। कैसा रहेगा? अबीहा ने बेहद एक्साइटमेंट से अपना आइडिया पेश किया था। नाश्ते के बाद सब लोग ऑफिस जा चुके थे। शहराम की नींद अभी पूरी नहीं थी, इसलिए उसे किसी ने फिलहाल जगाना मुनासिब नहीं समझा था। अबीहा अनुषा इम्तिहानात से फारिग हुई थी, इसलिए अभी घर पे मौजूद थी और उस वक्त बीजान से अपना मुतालबा मनवाने के लिए उनके इर्द गिर्द हुई, खूब मक्खन लगा रही थी। बीजान सब समझते हुए मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वजी का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था और यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था, सो वो भी इस वक्त वहीं मौजूद था। तुम दोनों को तो बस मौका चाहिए बात बेबात सेलिब्रेशन का। कभी कोई ढंग के काम भी सीख लिया करो, निकम्मियाँ ना हो तो। वजी ने उन पर चोट की थी। क्या है भैया, हर वक्त आपको हमसे कोई ना कोई मसला ही रहता है। हम बीजान से बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रा अपने काम से काम रखें। अनुषा ने उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा था। नौशी, वो क्या है ना, कुछ लोगों को खामा-खाही दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत होती है। क्या करें, बस आदत से मजबूर हैं। अबीहा ने भरपूर तंज किया था, जिस पर वजी को आग ही लगी थी। बीजान, देख रही हैं आप, ये दोनों किस कदर बदतमीज होती जा रही हैं। ये सब आपके बेजा लाड प्यार का नतीजा है। इसीलिए कहता हूँ ज़रा हाथ खींच के रखें इन पर। वो जले भुने अंदाज में बोला था। नौशी, अबीहा, तुम लोगों से बड़ा है, तमीज़ से पेश आया करो इससे। ये हर वक्त लड़ना झगड़ना अच्छी बात तो नहीं है। बीजान ने उन दोनों को डपटने वाले अंदाज में कहा था, जिस पर दोनों ही खिसियानी सी हुई थी। सॉरी बीजान, दोनों ने एक जबान कहा था। अच्छा, अब हमारे मुद्दे पे भी ज़रा गौर किया जाए ना। बीजान, इसमें क्या बुराई है? थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी ना, प्लीज़। और अपनी फैमिली के कुछ लोग होंगे और कुछ दोस्त हैं, बस। अभी हम मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लेना जो करना है, लेकिन ज़्यादा वावेला और शोर शराबा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अपनी हदूद में करना है जो भी करना है, ठीक है ना? जी बीजान, फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। वो दोनों खुश होते हुए बोली थी। अरे हाँ, वो उस बच्ची को भी बुलाना। क्या भला सा नाम था उसका, वो जो बारात की सालगिरह में भी आई थी? अर्शिया बीजान, अबीहा ने जल्दी से कहा था। हाँ हाँ अर्शिया, बहुत भली लगी वो बच्ची मुझे। कुछ उससे सीखो तुम दोनों भी। कितनी मासूम और भोली सी है। आजकल की बच्चियों की तरह तो बिल्कुल भी शोखो चंचल नहीं है।
बीजान ने उसकी बेसाख्ता तारीफ की थी। अरे बीजान, अगर आप कहें तो उससे बाकायदा क्लासेस ले लेते हैं हम, अनुषा शरारत से बोली थी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। शायद तुम दोनों का कोई भला हो जाए और थोड़ी सी हिदायत आ जाए। वैसे है तो ये नामुमकिनात में से, लेकिन फिर भी कोशिश में कोई हर्ज नहीं। वजी ने एक बार फिर से चोट की थी। अब की बार उन दोनों ने मुंह बनाने पर ही इक्तफा किया था। अर्शिया अपनी असाइनमेंट पर काम कर रही थी जब अबीहा की कॉल आई थी। वो उसे किसी गैदरिंग पर इन्वाइट कर रही थी, लेकिन उस दिन उसका कोई अहम टेस्ट था, सो उसने माजरत की थी। क्या यार, इतने शौक से बुलाया था मैंने। मेरे भाई इतने अरसे बाद आए और वो भी बैरिस्टर बन गए, तो हमने उस खुशी में गैदरिंग रखी थी। और बी जाने खुसूसन तुम्हें इनवाइट करने का कहा था। तुमने तो जादू ही कर दिया भाई उन पे। तारीफें करते नहीं थकती वो, अभी शरारती अंदाज में बोली थी। नतीजतन अर्शिया खुल के हंसी थी। अरे यार, मैंने क्या जादू करना है। आप लोग बस खुद ही इतने अच्छे हो कि दूसरा बंदा खुद ब खुद ही खिंचा चला आता है। उसने दिल से तारीफ की थी। हाँ, तभी तुम इनकार कर रही आने से, है ना। अभी यह खफकी से बोली थी। अरे नहीं नहीं यार, तुम प्लीज़ नाराज़ ना हो, मेरी मजबूरी है। अगर टेस्ट ना होता तो ज़रूर आती। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर किसी दिन आके तुम्हारे भैया से मिलूंगी और बीजान से माजरत भी करूंगी गैदरिंग अटेंड ना करने की। अब प्लीज़ तुम नाराज़ ना होना। अर्शी उसकी नाराज़गी के सबब मनाने वाले अंदाज में बोली थी। अच्छा ठीक है, फिर हम इंतज़ार करेंगे। ओके ओके ओके, अपना ख्याल रखना और सबको सलाम कहना मेरा। वो खुश दिली से बोली थी। ओके, तुम भी ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अर्शिया ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा था। उन लोगों से कैसा रिश्ता जुड़ा था। हमेशा बात करके अपनायत ही महसूस होती थी। वो मुस्कुराते हुए फिर से काम की तरफ मुतवज्जे हुई थी। अर्शिया ने अपनी मामा को अबीहा के मुतालिक बताया था और उन्होंने यही मशवरा दिया था कि उस दिन ना सही तो किसी और दिन जाके उसके भाई की मुबारकबाद भी देंगे और गैदरिंग में शामिल न होने की माजरत भी करेंगे। अर्शिया ने उनकी बात से इत्तफाक करते हुए इस बात में सर हिलाया था। सच तो ये था कि आलिया बेगम खुद भी उन लोगों की कंपनी इंजॉय करती थी। उन खुश मिजाज लोगों के साथ वक्त गुजार के उनका डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाता था। उनकी बातें, प्यार भरा अंदाज, आपस की नोक झोंक, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था और यही वजह थी वो कभी भी वहाँ जाने से इनकार ना कर सकी थी। अर्शिया के टेस्ट खत्म हुए तो वो उन्होंने शाह विला जाने का इरादा बांधा था। अनुषा और अबीहा की काफ़ी दफ़ा कॉल्स आती थीं और वो बेहद खफगी का इजहार करती थीं। सो आज उन्होंने उनकी नाराज़गी दूर करने का इरादा किया था। इस वक्त वो लोग शाह विला में मौजूद थे। बी जान और दूसरी खवातीन उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थीं और उनकी मेहमान नवाजी के लिए खूब इंतज़ाम किया था। अर्शिया उनके इस कदर प्यार पर हैरत ज़दा हो जाती थी। या तो वो इतनी अच्छी थी कि वो लोग इतना प्यार कर रहे थे, या वो लोग थे ही प्यार लुटाने वाले। शायद ये प्यार उन्हें विरसे में मिला था। जो भी था, वो बहुत खुश होती थी उन लोगों से मिलकर और अभी भी काफ़ी खुश थी। मामा तो बड़ी खवातीन के साथ बातों में मसरूफ़ थी और वो इस वक्त इनाया, अनुषा और अबीहा की कंपनी इंजॉय कर रही थी। रायमा भाभी की तबीयत आज कुछ नासाज थी, तो वो जवार भैया उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। अनाया उनके लिए चाय का इंतज़ाम करने उठी थी। अभी अनुषा और अबीहा उससे बातें भगाड़ने में मसरूफ़ थी। अर्शिया, तुम भी बताओ ना, क्या हॉबीज़ हैं तुम्हारी। वो अपनी ढेर सारी हॉबीज़ बताने के बाद अब उससे पूछ रही थी। कुछ खास नहीं, बस ढेर सारी किताबें पढ़ना और कभी कभार पेंटिंग करना। मेरा दिल करता है मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जहाँ हर किस्म की किताबें मौजूद हों और मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊँ पर वो किताबें ख़त्म ना हो। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अरे, तुम भी आलियान भाई की तरह किताबी कीड़ा हो। उन्हें भी बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। इनफैक्ट उनके पास बुक्स की अच्छी खासी कलेक्शन भी मौजूद है। चलो हम दिखाते हैं तुम्हें, आ जाओ। वो लोग उसे अपने साथ आने का कहती हुई उठी थी। इतने में इनाया ने अनुषा को किसी काम में मदद करने के लिए किचन से आवाज़ दी थी। वो उनको आने का कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी, जबकि अबीहा उसे अपने साथ लेते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। वैसे अर्शिया, पता है क्या, आलियान भाई ना अपने कमरे में किसी को भी पर भी नहीं मारने देते और उनकी गैर मौजूदगी में तो उनके कमरे में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो क्या है ना, हमें भी खतरों से खेलने का बड़ा शौक है, तो कभी कभार छुप छुपा के चले जाते हैं मुआयना करने, वो उसे आंख मारते हुए हंसने लगी। अर्शिया भी उसकी बात पर मुस्कुराने लगी थी। बहुत शरारती हो तुम लोग। किसी दिन उन्होंने छापा मार लिया तो शामत आ जानी है तुम लोगों की। अर्शिया उसे डराते हुए बोली थी। अरे कोई नहीं, आलियान भाई जितने अकड़ू हैं ना उतने ही स्वीट भी हैं। थोड़ा सा डांटेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मना भी लेंगे। वो लहजे में आलियान के लिए ढेरों प्यार समोई बोली थी। हाँ ठीक, अर्शिया सर हिलाते हुए बोली थी। वो अब कमरे का लॉक खोलने लगी थी। दरवाज़ा खोलते ही वो लोग अंदर दाखिल हुई। कमरे की हर चीज़ इंतहाई निफासत से अपनी जगह मौजूद थी। बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सेट किया गया कमरा अपने मालिक की नफासत पसंदी का मुंह बोलता सबूत था। अर्शिया बेख्तरी से इंसान की नफासत पसंदी की मोतरफ हुई थी। लो अर्शिया, देखो अब आराम से सारी बुक्स, बहुत अच्छी चॉइस है आलियान भैया की। अबिया उसकी तारीफ करते हुए बोली थी। कमरे में एक जानिब काफ़ी बड़ा बुक शेल्फ था जिसमें काफ़ी से ज़्यादा बुक्स मौजूद थी। अर्शिया उस जानिब बढ़ी थी। वो जो किताबों की दीवानी थी, इतनी ढेर सारी बुक्स देखकर उसके मुंह से पानी ही आ गया था। वो बारी बारी सब सारी बुक्स देखने लगी थी। अबिया को अचानक कोई काम याद आया था। वो उसे 5 मिनट में वापस आने का कहते हुए बाहर भाग गई थी। अर्शिया अब एक एक करके सब बुक्स चेक करती जा रही थी। इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इतनी अच्छी बुक्स हैं, दिल तो कर रहा है सब ले जाऊं। अब इतनी थोड़ी सी देर में तो पढ़ भी नहीं सकूंगी। कितना अच्छा होता ये लाइब्रेरी मेरी होती। वो दिल ही दिल में सोचते हुए अफसोस करने लगी थी। कौन जाने ये मासूम सी ख्वाहिश किस सूरत पूरी होनी थी।
वो अभी इसी काम में मगन थी जब कोई उजलत में कमरे में दाखिल हुआ था। ये मेरा कमरा किसने? वो कुछ बोलते बोलते रुका था। सामने इस लड़की को देखकर वो बेहद हैरान हुआ था। हिजाब को खूबसूरती से पिनअप किए सादा और मासूम सी वो लड़की इस वक्त हाथ में बुक लिए पूरी तरह इसमें खोई थी और उसकी आमद पर चौंकी थी। वो वही थी जो उस दिन बालाज की सालगिरह में भी मौजूद थी। उसे यूं अपने कमरे में देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ था। मारे घबराहट के अर्शा के हाथ से किताब छूटते छूटते बची थी। ये उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आना फिर अचानक उसकी आमद पर वो सही मायनों में शर्मिंदा हुई थी। वो अभी हाँ मुझे बुक्स देखनी थी तो इसलिए। वो बेख्तियार हकलाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अभी उससे पहले ही बता चुकी थी कि आलियान को अपने कमरे में किसी का दाखिला पसंद नहीं, तो अभी क्या मुझे भी डांटेंगे ये? घबराहट में उसे जुमला पूरा नहीं हुआ था। आलियान किसी हद तक संभल चुका था। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया था, वही लेने आया था। आप आराम से बुक्स देख सकती हैं। ये कहते ही वो अपनी दराज की जानी बढ़ाता और फाइल लेकर कमरे से निकल गया था। वो इसी पोजीशन में खड़ी उसे जाता देखती रही थी। दिल की धड़कनों ने अजीब शोर मचाया था। घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। उसके जाते ही उसने गहरा सांस लिया था और खुद को रिलैक्स करने लगी थी। वो जो दिखने में काफ़ी मगरूर और रूड सा लगता था, सही मायनों में काफ़ी हैंडसम था। और कोई इतना हैंडसम भी हो सकता है क्या? वो बेख्तियार सोचने लगी थी। दिखने में काफ़ी रूड लगते हैं, लेकिन मुझे कहा कुछ नहीं। चलो शुक्र है। वो शुक्र अदा करते हुए दोबारा बुक्स की जाने मुतवज्जे हुई थी और फिर अबीहा की आवाज़ पे चौंकी थी। अबीहा उसे बुलाने आई थी कि चाय तैयार है। वो बुक्स को प्यासी नज़रों से देखते हुए वहाँ से जाने लगी थी। दूसरी तरफ आलियान उसे यूँ अपने कमरे में देखकर काफ़ी हैरान हुआ था। पहली बार उसे बालाज की सालगिरह में देखा था और ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। उसकी मासूमियत, सादगी और वो आंसू उसे खुद ही मुतवज्जे कर गए थे। वो ड्राइव करते हुए मुसलसल उसे ही सोचे जा रहा था। ये लड़की उसे दूसरी बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। क्यों? ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शायद उसकी सादगी और मासूमियत, या फिर कुछ और। कुछ भी था, वो मुतवज्जे हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसे सोच रहा था। उसने सर झटकते हुए अपना ध्यान ड्राइव पे मरकूज करने की कोशिश की थी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ख़त्म होती है एपिसोड 11। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।